वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग आपके आने वाले प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स का एक सिंपल पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे, उसको समझेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस आपको इसमें अगर समझ में नहीं आते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, उसका सॉल्यूशन एक बार दोबारा आपको समझाने का कोशिश किया जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी चैप्टर का मैथमेटिक्स के वन शॉट वीडियो चाहिए सीबीएसई की बोर्ड के, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, उसका वन शॉट वीडियो आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप सभी का सीबीएसई क्लास 10 का लाइव रिवीजन सेशन चले, वो भी रेगुलरली चले, तो आप हमें वो भी कमेंट करके बताएं। आपका लाइव सेशन चलाने की भी पूरी कोशिश की जाएगी, जिसमें आपको डेली कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे। पहले क्वेश्चन आप सभी को दिया जाएगा, उसको आप सॉल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन आप बताएंगे। देन उसके बाद से आपको मेरे द्वारा उस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस किया जाएगा। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, अगर आप कमेंट करेंगे, कि डेली आप सभी का एक लाइव सेशन रखा जाए। तो देखिए, हम लोग का जो क्वेश्चन पेपर है सिंपल क्वेश्चन पेपर 2 है, या मैं ओसवाल बुक से बना रहा हूँ। अगर आपको ओसवाल बुक आपने खरीद लिया तो अच्छी बात है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इस बुक को आप खरीद सकते हैं। आपके डेली प्रैक्टिस के लिए, आपके सिंपल पेपर के प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है। तो हम लोग फिलहाल इसी बुक का सिंपल क्वेश्चन पेपर 2 सॉल्व करेंगे। आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन होगा कि ऑलरेडी सिंपल पेपर 2 का, चाहे ओसवाल बुक्स में जो भी सिंपल पेपर दिए गए हैं, इनका सॉल्यूशन तो बुक में दिया होता है। लेकिन देखो यार, खुद से आप पढ़ के समझोगे तो बस आपके दिमाग में कुछ देर के लिए ही रहेगा। जैसे अगर हम लोग किसी क्वेश्चन को देख रहे हैं, उसका सॉल्यूशन हम पीछे ऐसे चेक कर रहे हैं, तो हम 1-2 मिनट तक उसको समझ पाएंगे, उसके बाद से हम लोग भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई टीचर, कोई भी आपका फ्रेंड, कोई दूसरा लड़का, चाहे कोई दूसरा टीचर, चाहे कोई दूसरा आदमी अगर आपको वह क्वेश्चन एक्सप्लेन करेगा, तो क्वेश्चन का प्रोसेस आपके दिमाग में ज़्यादा लंबे समय तक रहेगा और उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसीलिए इस सिंपल पेपर 2 का आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आपके पास ये बुक हो तो अच्छी बात है, अगर आपके पास ये बुक नहीं होगी तो यह जो क्वेश्चन पेपर है, इसका लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, आज जो क्वेश्चन पेपर है, पहले हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे, जैसा हम लोग के बोर्ड एग्जाम में होता है। पूरे 80 मार्क का क्वेश्चन पेपर है। 3 घंटे का समय आपको दिया जा रहा है इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखिए, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे एमसीक्यू का, तो यह जो सिंपल पेपर है आपके एकदम बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पे है। इसमें सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई तक दिए गए हैं। टोटल इसमें 38 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि सिंपल पेपर का कम से कम 2 सेक्शन आपको उसका डिटेल सॉल्यूशन एक्सप्लेन किया जाए, और अगर पॉसिबल हो तो पूरा का पूरा सिंपल पेपर ही आप सभी को एक्सप्लेन करके बताया जाए। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम लोग आने वाले 10 से 15 दिनों में कम से कम 5 सीबीएसई बोर्ड के सिंपल पेपर का डिस्कशन कर लें। ये आपके बोर्ड एग्जाम एंड आपके होने वाले प्री बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए ही बहुत इफेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके रिवीजन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो सेक्शन ए का है, एमसीक्यू प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें हमें दिया है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, आपको ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए दिया है 13, ऑप्शन बी दिया है 65, ऑप्शन सी दिया है 85 एंड ऑप्शन डी दिया है 1750। तो पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि पहले आप क्वेश्चन देख लें, खुद से एक बार सॉल्व कर लें, देन वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार सॉल्व कर लें, इसका सॉल्यूशन देख लें, देन आगे वीडियो को देखें कि हाँ, जो आपने सॉल्यूशन किया है क्या वो सही है कि गलत है। तो देखिए, हमारे क्वेश्चन में दिया गया था कि 70 और 125 ये 2 नंबर हैं, और बताया जा रहा है कि हमें बताना है कौन सा वो लार्जेस्ट नंबर है जो जब इनको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 5 एंड 8 आएंगे। ठीक है, जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए जहाँ पे रिमाइंडर बचा है, तो आप सिंपल सा समझ जाओ कि एचसीएफ वाला क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? एचसीएफ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या दिया है कि 70 में रिमाइंडर 5 आ रहा है, 125 पे रिमाइंडर 8 आ रहा है। हमें पहले करना क्या है, रिमाइंडर्स को इन दोनों नंबर में से माइनस करना है। रिमाइंडर्स को इन दोनों नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर लेना है, माइनस कर लेना है। यानी 70 माइनस 5 क्या होगा? 65, और 125 माइनस 8 क्या होगा? 117। तो अपने पास अभी 2 नंबर आ गए, 65 एंड 17। पहला स्टेप क्या आपको याद रखना है, पहले रिमाइंडर्स को इन दोनों ही नंबर में से माइनस करना है। तो यहाँ क्या आ गया? 65 एंड 117 आ गया। अब हम इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करेंगे। सिंपली क्या फाइंड कर लेंगे? एचसीएफ। और एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं? तो अपने पास 2 तरीका होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। तो आप सभी के लिए सबसे इफेक्टिव जो रहेगा, सबसे टाइम कम जो लेगा, वो रहेगा आपके लिए, समझ लो, डिवीजन मेथड। ठीक है, तो हम क्या, छोटे वाले से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करेंगे। 117 को हम डिवाइड करेंगे 65 से, तो 1 टाइम्स में यहाँ आपका रिमाइंडर आएगा 52। देन अब क्या करेंगे, 52 से हम 65 को डिवाइड करेंगे, तो 1 टाइम्स में रिमाइंडर आ गया 13।
हम 13 से 65 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स में हो जाएगा, यानी एक कंप्लीट डिविजिबल है। इसका मतलब ये क्या है, 13 हमारा इन दोनों नंबर का HCF है, यानी 13 वो नंबर है जिससे हम जब इसको डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो इसके लिए रिमाइंडर 5 आएगा और इसका रिमाइंडर 8 आएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा 13। ठीक है। देन सेकेंड जो क्वेश्चन है इसी में क्वेश्चन नंबर, देन हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये भी सेम इसी पैटर्न पे है। द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 1251, 9377, 15628 लीव्स रिमाइंडर 1, 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली इज। ठीक है, हमें बताना है कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करेगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, 2 एंड 3। तो देखिए सेम आपका क्वेश्चन है, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले एक बार आप लोग खुद से इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन में आपको दोबारा बता दूं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है कि 1251 है, 9377 है, 15628 है। इसको जब हम डिवाइड कर रहे हैं किससे 1, 2 और 3, जब इसको हम किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारे ये आ रहा है, ये हमारे रिमाइंडर्स हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। यकीन मानो अगर आप हमारे साथ 10 सैम्पल पेपर का प्रैक्टिस कर लेते हैं, 5 सैम्पल पेपर का प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो मैथ्स में आपको बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, जो बेसिक डाउट्स आपको होते हैं, जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में नहीं दिया होता है, जो आपके दिमाग से निकल गया होता है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमें सिंपली क्या करना है, मैंने आपको बताया कि रिमाइंडर्स को हमें इसमें से माइनस करना है। या इसका रिमाइंडर है, ये वाला इसका रिमाइंडर है, तो ये क्या हो जाएगा 1250, 9375, ये हो जाएगा 15625। ठीक है, ये 3 नंबर्स अपने पास आ गए। अब मैंने आपको सिंपली बताया था कि हमें करना क्या है, इनका HCF फाइंड कर देना है। हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, अब हमें कमेंट करके बताना कि आपने सही सॉल्व कर पाया। 575 बी ऑप्शन है, 450 सी ऑप्शन है, 750 एंड डी ऑप्शन है आपका 625। ठीक है, तो यहाँ इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि इस क्वेश्चन को हम सिंपली ऑप्शन से ही कर सकते हैं। कैसे कि देखिए सभी नंबर्स क्लास में 0 है, यहाँ 5 और यहाँ 5 है। इस क्लास में क्या है 5, इस क्लास में भी क्या है 5। तो 5 ये जो नंबर्स हैं ये ऐसे नंबर हैं, इनको हम डिवाइड करेंगे तो कोई ऐसा नंबर इनको डिवाइड कर पाएगा जिसके लास्ट में क्या आता हो 5 आता हो। इन दोनों में से 0 वाला नंबर कभी डिवाइड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर इनका आप टेबल कितनी बार भी पढ़ लो, लास्ट में क्या आएगा, एकदम 0 आएगा। इस नंबर के लास्ट में 0 नहीं है, इस नंबर के लास्ट में 0 नहीं है। यह जो 2 नंबर हैं ना तो इससे डिविजिबल है ना ही इससे डिविजिबल है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे ऐसे ही क्या हो गए, ये दोनों ऑप्शन हमारे वैसे ही के वैसे रिमूव्ड हो गए। और आप टाइम अपना बचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपको डिवाइड ना करना पड़े, तो यह ऑप्शन से करने का तरीका है कि हम देख लेंगे कि नंबर क्लास में 5 है, मतलब 100% इन दोनों से डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ लास्ट में 0 है। अब अपने पास 2 ऑप्शन बच गए, 575 एंड 625। ठीक है, तो हम किसी एक नंबर से हम पहले वाले को डिवाइड कर दें। 1250 को अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो हम पाएंगे इससे डिविजिबल नहीं है, मतलब जो हमारा ऑप्शन क्या होगा डी, वह करेक्ट ऑप्शन है। क्यों डिविजिबल नहीं, आप चेक कर लो। 1250 को अगर हम इससे डिवाइड करने जाएं 575 से, तो 2 टाइम्स में टेबल पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा 5 एंड 11, हमारे पास रिमाइंडर आ गया 100। सीधा देख लो आप, रिमाइंडर 100 बच रहा है। तो जब ये पहले नंबर को नहीं डिवाइड कर पा रहा है तो बाकी दोनों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यानी 625 हमारा एक ऐसा ऑप्शन बचता है अपने पास जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। तो ये हमारा क्या है HCF है, यानी जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको अगर हम लोग डिवीजन मेथड से करें, मैंने बोला आपको मैं दोनों तरीके बताऊंगा, एक तो ऑप्शन वाला है, दूसरा क्या है डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में हम HCF कैसे फाइंड करते हैं कि छोटे वाले से इस वाले नंबर को हम डिवाइड करेंगे, 93750 को हम डिवाइड करेंगे किससे 1250 से। जब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में डिविजिबल होगा, ये आपका डिविजिबल हो जाएगा पूरे के पूरे 7 टाइम्स में। 7 0 जा 7, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 3 17 एंड 7 1 जा 7 और 1 8। क्या आपका आ गया यहाँ पे 5 2 और 6। ठीक है, कितना आ गया 625। अब हम 625 से किसको डिवाइड करेंगे 1250 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स में डिविजिबल है। यानी इन 2 नंबर्स का HCF क्या आ गया 625 आ गया। अब 625 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे, 100% डिवाइड होगा, यानी 625 हमारा क्या है HCF है। तो हम इसको डिवीजन मेथड से ऐसे करेंगे। ठीक है, देन जो हमारा
क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी क्वेश्चन का सेक्शन ए का एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें दिया है कि क्वेश्चन नंबर 3 में द नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स हैविंग -2 and 5 इज द नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स हैविंग 0, -2 and 5। हमें दे रखा है, हमें बताना है कितने ऐसे नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स बनेंगे जिसके -2 और 5 क्या होंगे, जीरोज होंगे। ऑप्शन दिया है ए, बी में 2 दिया है, सी में 3 दिया है और डी में दिया है मोर देन 3। तो आप ये जान लो कि कोई अगर -2 और 5 हमें दे रखा है कि जीरोज हैं, क्या हैं ये जीरोज हैं, तो ऐसे बहुत सारे पोलिनोमियल्स हम फॉर्म कर पाएंगे जिनके -2 और 5 जीरो जाएंगे। तो कभी भी अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो वहाँ पे जो सबसे बड़ा ऑप्शन है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या दिया है, मोर देन 3 यानी 3 से ज़्यादा। तो 100% हमारा जो ऑप्शन डी है मोर देन 3 हमारा क्या है, वो सही ऑप्शन है। क्योंकि ऐसे आपको बहुत सारे डिफरेंट पोलिनोमियल्स देखने को मिलेंगे जिनके -2 और 5 जीरोज होंगे, सॉल्यूशन होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। देन आगे है क्वेश्चन नंबर 4, एमसीक्यू का आपके क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमें दिया है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये सिंपल पेपर ही देखना चाहते हो तो इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहले आप उसको लेके एक बार खुद से सॉल्व कर लें, देन उसके बाद से 1 घंटे बाद आप सॉल्यूशन चेक करेंगे कि आपने जो सॉल्व किया वो सही है। ठीक है, और अगर सही नहीं है तो क्या कुछ आपने वहाँ गलतियाँ की हैं। देन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ में दिया है 2x + y = 23 एंड 4x - y = 19, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5y - 2x एंड y/x - 2r। ठीक है, तो यहाँ में दे रखा है, हमें यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दिए गए हैं। पहला दिया गया है 2x + y = 23 एंड दूसरा दिया है 4x - y = 19। ठीक है, तो हमें बताना है कि इनको सॉल्व करके हमें पहले x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद हमें बताना है कि देन 5y - 2x एंड y/x - 2 इसका आंसर क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होंगी। तो सिंपली हम क्या करें, पहले इन दोनों को हम आपस में सिंप्लीफाई करके x एंड y की वैल्यू को फाइंड कर लें। तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, दोनों को आपस में हम ऐड कर दें। ऑन एडिंग 1 and 2 क्या होगा, 2x + y = 23 एंड 4x - y = 19। ऐड करेंगे, दोनों कैंसिल। यहाँ पे आपका आ गया 6x = 42, x आ गया 7। कैसे मैंने सॉल्व किया है, तो इसको मैंने सॉल्व किया बाई एलिमिनेशन मेथड। हमने दोनों को आपस में सिंपली ऐड कर लिया, तो x हमारे पास आ गया 7। अब हम y की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं कि x में हम लोग x को हम या तो पहले इक्वेशन में पुट कर दें या फिर x को हम लोग दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर दें। यहाँ क्या होगा, 2x + y बराबर में हमें क्या दिया है 23, तो यहाँ x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 7, यानी 2 × में 7 + y बराबर में आ गया 23। तो y क्या आएगा 23 - 14, y आ गया 11, y आ गया 11, यानी x हमारे पास 7 था, y हमारे पास क्या है 11 है। अब इन्हीं दो वैल्यूज़ को यूज करके हमें इसका और इसका वैल्यू पता करना है, यानी कि 5 × में 7 - 2 × में सॉरी क्या था 5y, यानी 5 × में 11, y क्या है 11 है, -2 × में 7 यानी कि 55 - 14, आंसर क्या होगा सॉरी यहाँ पे y क्या आएगा आपका 9 आएगा। सॉरी 23 में से हम 14 को माइनस करेंगे, y क्या आएगा 9 आएगा, तो यानी यहाँ पे 9 रहेगा, यानी 45 - 14 ये क्या हो जाएगा आपका आंसर 31। ठीक है, तो पहले ऑप्शन का आंसर क्या आ गया 31 आ गया। सेकंड ऑप्शन का मतलब क्या है कि y/x, यानी कि y 9 था, x 7 था, माइनस में 2, तो ये क्या होगा 9 - 14/7 - 5/2 कैसे आया है। तो यहाँ पे 2 और 7 के 2 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, तो 7 और 1 का एलसीएम लिया गया है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें हमें दिया है 31 - 5/7। देख लो आप क्वेश्चन नंबर 4 में 4 ऑप्शन आपको दिए थे, 30/5/7, 31 - 5/7, 32 5/7 एंड नॉन ऑफ दिस। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि इसमें हमें दिया है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें बताना है कौन सा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पांचों ऑप्शन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एक बार आप इसको नोट करें और खुद से सॉल्व कर लें, ठीक है। तो ये हमें बताना है इनमें कौन सा ऐसा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो पहले तो आप ये समझ लो आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। देखिए ये है कि और आप सिंपल पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको कई सारे बेनिफिट हैं। आपको सेम टाइम पे सभी चैप्टर्स रिवाइज होते रहेंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स आपको पता चलते रहेंगे। तो यहाँ हमें दिया है, हमें बताना है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म का होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू में 0, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ अपने पास जो पहला ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया था 2 टाइम्स x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। हमें बताना है कि जो पांचों ऑप्शन है उनमें कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। तो हम लोग इसको चेक करेंगे पहले। तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, और यहाँ क्या आएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x, और यहाँ क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 1, ठीक है। अब देन इनको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, इसको हम इस साइड शिफ्ट कर रहे हैं, माइनस 2x माइनस का 4x यानी प्लस 4x हो जाएगा, प्लस में 1 और माइनस का 2, यानी ये बचेगा अपने पास 2x स्क्वायर प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस 2x माइनस 1। तो ये हमारा इस फॉर्म का इक्वेशन है, इस फॉर्म का है, यानी यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी ये हमारा जो ऑप्शन है वो गलत है। हमसे पूछा कौन नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन बी को सिंप्लीफाई करते हैं, ऑप्शन बी काफ़ी सिंपल सा है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इस सबको इस साइड शिफ्ट कर लें, तो एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस सॉरी माइनस 2x एंड प्लस 5, यानी 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। यह भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा, सिंप्लीफाई किया हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। देन ऑप्शन नंबर सी अपने पास है, जो इसको हमें बताना है कि वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया है √2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 3x स्क्वायर माइनस 5x। यह हमारा ऑप्शन है। इसको हमें बताना है कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, इसको हमें चेक करना है। तो सिंपली हम क्या करें, इसका होल स्क्वायर जब हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा √2x का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में √2x इंटू में √3 प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 3x स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है। अब अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो √2x का स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस में 3 प्लस में 2√6x प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 3x स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है। तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस में 2√6x प्लस में 3x स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है। तो देखो दोनों क्या होंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी इस इक्वेशन में ऑप्शन नंबर सी में आपका एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही गायब हो गया। तो हमें पता होना चाहिए कि कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म का होता है इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इस फॉर्म का होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का होना कंपलसरी है, a नॉट इक्वल टू 0। बाकी कुछ हो जाए ना हो, एक्स स्क्वायर का आपके क्वेश्चन में होना एकदम जरूरी है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमारे पास है ही नहीं, इसका मतलब यह ऑप्शन सी जो है यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका इस फॉर्म का होता है, या फिर इस फॉर्म का हो सकता है, या फिर इस फॉर्म का हो सकता है, ठीक है। यानी आपके ये x वाले टर्म 0 हो सकते हैं, कांस्टेंट टर्म 0 हो सकता है, लेकिन एक्स स्क्वायर कभी 0 नहीं होगा। एक्स स्क्वायर का होना आपके इक्वेशन में एकदम कंपलसरी है। तो अब इस वाले ऑप्शन में हमारा एक्स स्क्वायर ही क्या हो गया, गायब हो गया, मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। द नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया है विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 19 राइट 1/4, 18 राइट 1/2 एंड 17 राइट 3/4 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हमें बताना है, देखो जो भी क्वेश्चन आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो वो काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन है। इतना कठिन क्वेश्चन आपके
एग्जाम में आने के चांस हैं, लेकिन इससे कठिन नहीं आने के चांस है, इससे नीचे ही रहेंगे, इससे इजी क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पूछा गया है कि जो हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है उसमें कौन सा ऐसा टर्म है जो फर्स्ट निगेटिव टर्म है, फर्स्ट निगेटिव टर्म है। ठीक है, तो देखिए आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या दिया गया, 20, 19 राइट 1/4, 18 राइट 1/2 एंड 17 राइट 3/4। ये हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है। हमसे पूछा इसमें कौन सा ऐसा टर्म है जो फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 27, 28, 26, 25 एंड सो ऑन। तो देखिए सिंपली हमें इसको कैसे सॉल्व करना होता है कि पहले तो हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म पता करना है। फर्स्ट टर्म अपने पास 2 है, 20 है, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 4 × 19 76 + 1 77/4 कितना आ गया 77/4, यानी कॉमन इस आपका सेकेंड टर्म आ गया। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, तो हम क्या करें दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस कर लें, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा क्या मिलेगा, तो 77 - 80/4 - 3/4 हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। कितना आ गया, -3/4 हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। अब मुझसे पूछा गया है फर्स्ट निगेटिव टर्म, तो फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या होगा, 0 के बाद ही तो स्टार्ट होगा कि आपका पहला जो निगेटिव टर्म होगा पहले 0 आएगा, या फिर उसके जस्ट बाद आपका निगेटिव टर्म स्टार्ट हुआ 0 के बाद। तो मान लो कि जो आपका an टर्म है, लेट an बी द टर्म लेस देन आर इक्वल टू 0, 0 या फिर 0 से छोटा है। ठीक है, तो क्या होगा हमारा an का फार्मूला क्या है, a प्लस में n - 1 इंटू में d इज लेस देन आर इक्वल टू 0। a हमें क्या दिया है, तो a हमें दिया है 20, n - 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस कितने का है, -3/4 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 20 - 3n/4 + 3/4 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब आप इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 हमारा एलसीएम, यहाँ 80 - 3n + 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 0, यानी 83 - 3n इज लेस देन आर इक्वल टू 0, यानी 83 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3n, यानी 83/3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू n। ठीक है, तो n क्या होगा, या तो इसके बराबर चाहे इससे बड़ा हो। तो जब हम 3 से 83 को डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 3 × 2 = 6 एंड 3 × 7 = 21, यानी जो नंबर है इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 27 राइट 1/2/3। तो n हमको याद रखना है कि जो हमारा n होगा वो कभी भी नेचुरल नंबर होता है, कभी फ्रैक्शन में नहीं आता है। तो हमने क्या बोला है, जो an टर्म हमारा होगा या तो इसके बराबर होगा या फिर इससे बड़ा होगा, यानी 27 से बड़ा नंबर जस्ट क्या आएगा हमारे ऑप्शन में, 28 है। तो जो 28 हमारा है, 28 इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म, फर्स्ट निगेटिव टर्म। देखिए कभी भी या जो क्वेश्चन है जरूरी नहीं कि आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में ही पूछा जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपली हमें क्या करना है कि हमें मान लेना कि जो हमारा an टर्म है वो या तो 0 है या फिर 0 से छोटा नंबर है। ठीक है, फिर हमें सिंप्लीफाई करना है। अगर नेचुरल नंबर आ गया तो क्योंकि हमने 0 से इक्वेट किया है ना, जो भी आपका यहाँ ऑप्शन आएगा उससे जस्ट एक बड़ा नंबर हमें लेना है। तो अगर 27 आया होता तो जो 27 था वो क्या होता, वो 0 होता। हमें 27 से एक बड़ा नंबर लेना है 28, तो जो भी आपका यहाँ आंसर आएगा हरदम उससे एक बड़ा नंबर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम इसको किससे इक्वेट कर रहे हैं, 0 से इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला निगेटिव टर्म होगा इस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 28 आपका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी 28 टर्म। ठीक है, देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें मैं दिया है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। देखिए अभी कुछ सिंपल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, काफी सिंपल क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 में द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P23 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज, फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। ठीक है, तो जो भी सॉल्यूशन आपको यहाँ बताया जा रहा है इनको आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हो, आपके रिवीजन के समय आपका बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि जो पॉइंट है P2,3 उसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना होगा। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन समझ लें, काफ़ी ईजी हैं। ये आपका एक्स एक्सिस हुआ, ओरिजिन है, एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, तो जो हमारा पॉइंट P होगा वो कहाँ बनेगा, 2,3 कुछ ऐसा हमारा पॉइंट होगा। तो इसका एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस, हमसे पूछा गया कि पॉइंट P का, जो पॉइंट P हमारा है इसका एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। तो जितना ये वाई एक्सिस पे चला है, ठीक है, इतना ही ना ऊपर एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, 3 यूनिट्स। सिंपल सा है। और आपसे पूछता कि पॉइंट P का
वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, तो जितना एक्स वाला कोऑर्डिनेट है ये आपका 2 यूनिट डिस्टेंस होता है किससे, वाई एक्सिस से। तो हमें याद रखना है, अगर एक्स एक्सिस से बोले तो पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट लिख देना है, वाई एक्सिस से बोले तो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्या 7 का बी, जो क्या है 3। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि एक्स एक्सिस डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशियो। 2 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं 2,-3 एंड 5,6। हमसे बोला गया है कि जो एक्स एक्सिस है इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है। एक्स एक्सिस हमारा इन 2 पॉइंट्स को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। पॉइंट दिया है ए दिया है हमें 2,-3 एंड पॉइंट बी हमें दिया है 5,6। हमें बताना है जो एक्स एक्सिस है इन दोनों पॉइंट्स को, मान लेते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी है, इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो सिंपली मान लो आप रेशियो k:1। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं, ये आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें रेशियो क्या लेट करना है, k:1। और हमें यहाँ क्या दे रखा है, रेशियो ऑप्शन में दिया है 1:2, 2:3, 2:5 एंड 5:2। ठीक है, ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो हमें इसका आंसर बताना है, तो सिंपली हमें क्या लेट करना है, पॉइंट को k:1 हमने रेशियो मान लिया। हम फाइंड करेंगे तो हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी क्या आएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी क्या आएगा, तो 5k प्लस में 2/k+1 एंड 6k - 3/k+1। अगर आपको सेक्शन फार्मूला ना पता हो तो हमें कैसे करना है, सिंपली इस साइड वाले का मल्टीप्लाई इसमें और इधर वाले का मल्टीप्लाई इसमें। तो 5 × k 5k, 1 × 2 2/k+1 एंड k × 6 6k एंड 1 × -3 6k - 3/k+1। तो यह जो हमारा पॉइंट है, हमसे बोला गया है कि एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो देखिए जब भी किसी पॉइंट को एक्स एक्सिस डिवाइड करता है, यानी कोई पॉइंट अगर आपका एक्स एक्सिस से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि जो पॉइंट P है, मान लेते हमारा ये A और B था, तो पॉइंट P किस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, या तो इस साइड में लाई करेगा या फिर इस साइड में लाई करेगा। तो जब भी किसी लाइन को एक्स एक्सिस डिवाइड करेगा तो जो पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। आपको हरदम याद रखना है, ठीक है। यानी कि जो यह वाला नंबर है वो क्या होगा, 0 होगा। यानी 6k - 3/k+1 = क्या हो जाएगा, 0। यानी 6k - 3 क्या होगा, तो 0। 6k बराबर आ गया 3, तो k बराबर क्या आएगा, 3/6, k आ गया आपका 1/2। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 1:2, 1:2। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें मैं दिया है द रेडियाई ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स आर 4 cm एंड 5 cm, देन द लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ वन सर्किल विच इज द टेंजेंट टू द अदर सर्किल। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप नहीं समझ पाओगे तो इसको नहीं कर पाओगे और आपका 1 नंबर बहुत ही आसानी से चला जाएगा, नुकसान। ठीक है, पहले तो आप जान लो कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो कहीं पर आप इसको नोट डाउन कर लें। कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब है एक ही सेंटर पे 2 सर्किल, पहला सर्किल और ये दूसरा सर्किल, इनको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल, जिनका सेंटर एकदम सेम हो। इसमें हमें दिया है कि द रेडियाई ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स आर 4 cm एंड 5 cm। पहले वाले का रेडियस 4 cm है और दूसरे वाले का रेडियस 5 cm है। ठीक है, ये 4 cm और दूसरा आपका 5 cm है। फिर इसमें बोला है कि देन द लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ वन सर्किल विच इज द टेंजेंट टू द अदर सर्किल। दोबारा एक बार आप क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन पेपर का लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो वहां जाकर इसको देख लें एक बार, कि द लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ वन सर्किल विच इज द टेंजेंट टू द अदर सर्किल, जो क्या है दूसरे सर्किल पे टेंजेंट है। ठीक है, तो देखिए ऐसा हम कॉर्ड बनाए यहाँ से, ये जो होगा बड़े वाले सर्किल का कॉर्ड है और छोटे वाले सर्किल का ए बी हम बना लें कि हमारा जो ए बी है वो बड़े वाले सर्किल के लिए कॉर्ड है और छोटे वाले सर्किल के लिए क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होता है, किसी सर्किल को किसी एक पॉइंट पे टच करके अगर कोई लाइन जाती है तो इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो ये छोटे वाले सर्किल के लिए ए बी हमारा टेंजेंट हो गया, लेकिन बड़े वाले के लिए क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। बड़े वाले के लिए क्या है, कॉर्ड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम ज्वाइन कर लें। अब आपको सर्किल में क्लास 9th में प्रॉपर्टी पढ़ाया गया होगा या फिर क्लास 10th में भी पढ़ाया गया है कि हरदम टेंजेंट और
टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। अगर आप सभी कहेंगे तो आपको 1 शॉर्ट्स लेक्चर भी प्रोवाइड किए जाएंगे सभी चैप्टर्स के आपके रिवीजन के लिए, तो आप हमें कमेंट करके बताओ अगर आपको चाहिए तो। यहाँ पे क्या है 0, ये हमारा मान लो कि आपका C है, ये हमारा रेडियस कितना दिया है पहले वाले का 5 सेंटीमीटर। हमें AC फाइंड करना है, AC फाइंड करना है बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? OC स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर, यानी O यानी कि 5 का स्क्वायर, OC कितना होगा 4 का स्क्वायर और AC कितना होगा हमें फाइंड करना है। तो 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस में AC स्क्वायर, यानी 25 माइनस 16 आपका आ गया AC स्क्वायर, यानी 9 इज इक्वल टू में आ गया AC स्क्वायर। AC क्या होगा? तो रूट ऑफ 9 आ गया 3 सेंटीमीटर, यानी अगर इधर ये 3 सेंटीमीटर का होगा तो इधर भी कितने का होगा? 3 का होगा, यानी AB कितने का आ गया? तो AB आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। या जो 6 सेंटीमीटर का कॉर्ड है बड़े वाले सर्किल का, वो दूसरे वाले का टेंजेंट है। ठीक है, अब मैंने क्यों दोनों को इक्वल लिख दिया है, इसकी भी प्रॉपर्टी है, क्लास 9th में पढ़ाया गया आपको कि जब हम सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसलिए जितना AC होगा उतना ही BC होगा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन था, जिसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी 6 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमें दिया है कि इन द गिवन फिगर बिलो लाइन DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE। तो हमें बताना है BF अपॉन FE किसके इक्वल होगा, BF अपॉन FE किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है BPT थ्योरम का है, आपको पढ़ाया गया होगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम चैप्टर 6 में, ट्रायंगल्स में, उसी का क्वेश्चन है। और कल के वीडियो में आप सभी को बताया जाएगा NCERT के वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके होने वाले प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हरदम मिलते रहें। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कुछ ऐसा फिगर दिया गया है। देखिए अब सेक्शन CA को सॉल्व करने में काफ़ी लंबा समय लग रहा है, क्योंकि इसमें 20 क्वेश्चन दिए गए हैं और MCQ दिए गए हैं। और अगर मुझे सिर्फ एक्सप्लेन करना ना हो, सिर्फ हमें आंसर बताना हो, तो बहुत जल्दी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन आप सभी को समझाना भी है। तो वीडियो लंबा हो रहा है तो आप इसके चक्कर में ना पड़े, वीडियो लंबा हो जाए, आपका मार्क्स कम नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो लाइन DF पैरेलल टू क्या दिया है? DF पैरेलल टू दिया है हमें AE, DF पैरेलल टू दिया है हमें AE, एंड ये DE लाइन पैरेलल टू दिया है AC। हमें बताना है कि BE अपॉन FE का रेशियो किसके बराबर होगा? BE अपॉन FE का रेशियो किसके बराबर होगा? सॉरी, BF अपॉन FE का रेशियो क्या दिया है यहाँ पे? BF अपॉन FE का रेशियो कौन से ऑप्शन के बराबर होगा? ऑप्शन ए हमें दिया है DF अपॉन AE, ऑप्शन बी हमें दिया है BE अपॉन EC, ऑप्शन सी हमें दिया है BA अपॉन AC एंड ऑप्शन डी हमें दिया है FE अपॉन EC। हमें बताना है कि जो BF अपॉन FE है आखिर इनमें से किसके बराबर है। ठीक है, तो देखिए सिंपली हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं कि पहले हम लोग BPT अप्लाई करेंगे इस वाले ट्रायंगल में, कि इन ट्रायंगल ABE लाइन DF पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू AE, तो क्या हो जाएगा? जब लाइन DF AE के पैरेलल है तो बाय BPT BD अपॉन DA का रेशियो किसके इक्वल होगा? BF अपॉन FE के रेशियो, BF अपॉन FE के रेशियो। पहला चीज़ तो हमें मिल गया कि जो BD अपॉन DA का रेशियो है यह BF अपॉन FE के बराबर है, लेकिन आपको ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, देन अब हम लोग BPT अप्लाई करेंगे बड़े वाले ट्रायंगल में। किसमें? तो हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल में BPT को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या होगा? इन ट्रायंगल ABC लाइन DE इज पैरेलल टू AC, देन बाय BPT क्या हो जाएगा? BD अपॉन AD का रेशियो, BD अपॉन AD का रेशियो BE अपॉन EC के बराबर होगा, BE अपॉन EC के बराबर होगा। BD अपॉन DA का रेशियो BE अपॉन EC के बराबर होगा। यानी यह जो रेशियो है दोनों में क्या है? कॉमन है। यानी हम कह सकते हैं कि BE अपॉन EC का रेशियो किसका इक्वल होता है? BF अपॉन FE के रेशियो के। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। BE अपॉन EC का रेशियो दोनों पहले वाले रेशियो के बराबर होंगे। तो आप चाहें तो आपको समय बचाना है तो आप इसका ट्रिक याद कर लो। ट्रिक क्या है इसका कि BD अपॉन ये जो लाइन है ना BF अपॉन FE का रेशियो हरदम BE अपॉन EC के बराबर आएगा। क्वेश्चन में कैसा भी शेप दे दे, कैसा भी नाम बदल दे, कोई फर्क पड़ने वाला
नहीं है अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिख जाए या फिगर आपको क्वेश्चन में दिख जाए तो तुरंत समझ जाए कि BEF/FE का रेशियो BE/EC के बराबर होगा। देन जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल वाले क्वेश्चन थे जिसमें दे रखा था कि जो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, 2 सर्किल बने हैं ना, तो हमें कुछ नहीं करना है। हमसे पूछा गया कि ऐसा बताओ कि कौन सा ऐसा क्या लेंथ ऑफ कॉर्ड होगा जो पहले का कॉर्ड होगा, दूसरे का टेंजेंट होगा। तो दोनों को सिंपली आप पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लें, जो इनका डिफरेंस है उसी का डबल कर दें, आपको वही आंसर आएगा। तो कुछ ट्रिक्स आप याद करके चलें ताकि आपको समझ में आता रहे। देन क्वेश्चन नंबर 11 है। अब देखिए थोड़ा हमारा स्पीड बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, PQ इज द कॉर्ड एंड द टेंजेंट PR at P makes an angle of 50 degree with the PQ, then angle POQ is equals to, ठीक है। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी ऑफ सर्किल याद नहीं होगा तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो यहां हमें कुछ ऐसा फिगर दिया है, क्या हमारा P और R है, ये PQ कॉर्ड है हमारा, ये PO है एंड OQ है। यहाँ एंगल दिया है 50 डिग्री का, कितने का दिया है 50 डिग्री का। हमें यह बताना है कि जो PQ कॉर्ड है इसके द्वारा जो एंगल POQ है वो कितने का बनेगा। POQ एंगल है कितने का, हमें यह फाइंड करना है। तो आपको याद रखना है कि जब भी किसी कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है कॉर्ड के द्वारा सरकमफ्रेंस पे बने हुए एंगल के इक्वल होता है। यानी और हम ऐसा क्या लें कि PQ से यहाँ पे एक एंगल बना है, ये PQ कॉर्ड है आपका, कॉर्ड और PR टेंजेंट है। आप समझेंगे ध्यान से, PR टेंजेंट है, PQ कॉर्ड है, इनके बीच में जो एंगल है सेम कॉर्ड द्वारा सरकमफ्रेंस पे बने हुए एंगल के इक्वल होता है। इसको बोलते हैं एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। क्या बोलते हैं, एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। ये आपको याद रखना है, एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। यानी ये 50 डिग्री का होगा, कितने का हो गया 50 डिग्री का हो गया। ये O है, इसको आप 500 नहीं समझेंगे, कितने का हो गया 50 डिग्री का। अब आप सभी को पढ़ाया गया होगा, क्लास 9th में सेम थ्योरम पढ़ाया जाता है, किसी कॉर्ड के द्वारा अगर सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है ठीक उसका डबल कहाँ बनता है, सेंटर बनता है। ठीक है, यानी एंगल O कितने का हो जाएगा 100 डिग्री। तो बस ये फिगर आपको पता है तो बहुत ही कम समय में इसका आंसर पता चल जाएगा। इसका आंसर क्या होगा 100 डिग्री। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर A 100 डिग्री। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। देन क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया है गिवन डेट साइन अल्फा बराबर 1/2 एंड कॉस बीटा बराबर 1/2। हमें फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो आपने ट्रिग्नोमेट्री सही से पढ़ाई नहीं है। इसका मतलब क्या हमें दिया है साइन अल्फा 1/2 एंड कॉस बीटा हमें दिया 1/2। हमसे पूछा अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, यह एंगल कितने का होगा। ठीक है, देखिए जब भी दोनों बराबर हो जाएं, सिंपल सा फंडा है, समझ जाओ जोड़ने पे 90 डिग्री आएगा, कुछ और करना ही नहीं है आपको, सीधा आप याद कर लो। अगर ये दोनों, ये साइन की वैल्यू और किसी दूसरे एंगल की कॉस की वैल्यू दोनों आपस में इक्वल है और दोनों का हमें सम करना है, तो 100% इसका आंसर क्या होगा 90 डिग्री होगा। अब कैसे होगा आप जान लो। साइन अल्फा हमें दिया 1/2, यानी कितना हो गया साइन 30 डिग्री हो गया। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। हमें कॉस अल्फा दिया है, कॉस बीटा दिया है 1/2, यानी कितना हो गया cos 60 डिग्री हो गया। यानी बीटा की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री, यानी दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा 90 डिग्री। सॉल्व हो गया, सिंपल सा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 90 डिग्री। कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें हमें दिया है कि साइन थीटा बराबर क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 13 में कि साइन थीटा इज इक्वल टू A/B। देन हमें बताना है कि जो गिवन ऑप्शंस हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा इसके बराबर होगा, कौन सा इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू में A/B। तो हमें शो करना है देन कॉस थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा हमें दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है A/B।
तो हमें बताना है कि किसके बराबर होगा। पहला ऑप्शन हमें दिया है, ऑप्शन भी आपको बता दें, बी अपॉन में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देन हमसे पूछा है कॉस थीटा किसके बराबर होगा। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू में बी अपॉन ए, फिर लिखा है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी, एंड देन डी लिखा है ए अपॉन में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। साइन का मतलब क्या होता है, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, एंड कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो कुछ क्वेश्चन को आप थोड़ा सा दिमाग यूज करके ऑप्शन से ही सही कर सकते हैं, आपको कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो दोनों में हाइपोटेनस क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, बी है। तो देखो आपका कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ बी हाइपोटेनस में है, तो बस ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें ही एक ऐसा ऑप्शन है दिख रहा है जहाँ बी हाइपोटेनस है। बाकी सब में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसमें ए है, ए आपका परपेंडिकुलर है, इसमें भी ऐसा लिखा है। तो हमें हाइपोटेनस तो सेम करना था दोनों का, तो क्या है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। अब कैसे होगा आप ये भी जान लें। यहाँ हमें परपेंडिकुलर दे रखा है पी, हाइपोटेनस दिया है बी, तो बेस का फार्मूला होता है हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस का, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट में, यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आपका बेस ये आ गया, हाइपोटेनस आपका बी है, एच क्या है, बी है। तो हमसे कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कॉस थीटा कितना होगा, तो बेस हमारा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाइपोटेनस हमारा बी, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया है कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिस देन द वैल्यू ऑफ के इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/2 अल्फा इंटू बीटा। तो ये देखिए आपको जब चैप्टर 4 पढ़ाया गया होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया गया होगा, तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में, सॉरी चैप्टर 2 में पढ़ाया गया होगा कि सम ऑफ, अगर हमें कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपके यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है चैप्टर 2 में आप सभी को पढ़ाया गया होगा कि सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे हमें दे रखा है, अब यहाँ पे जो हमारे पास ये दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस में 6 इंटू में एक्स प्लस 2 इंटू में 2k माइनस 1, ये हमें दिया है। एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू में एक्स प्लस 2 इंटू में 2k माइनस 1, यह हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है जिसके अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज हैं। तो पहले हम पता कर ले सम ऑफ जीरोज, क्या पता कर ले, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, तो माइनस बी अपॉन ए फार्मूला होता है, माइनस बी यानी बी की वैल्यू क्या है, माइनस में माइनस के प्लस 6 अपॉन में ए का पहले क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, यानी क्या होगा माइनस माइनस प्लस, यानी के प्लस 6 आ गया हमारा, अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, तो के प्लस 6, देन अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट क्या होता है, तो माइनस सी अपॉन ए यानी 2 टाइम्स 2k प्लस 1 अपॉन में 1, यानी 4k प्लस 2 अपॉन में 1, यानी 1 का कोई मतलब तो है नहीं। तो ये हमारा सम आ गया और ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। हमें एक रिलेशन दिया गया है क्वेश्चन में कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर था, 1/2 अल्फा इंटू बीटा, 1/2 अल्फा इंटू बीटा, इसी के बराबर था ना, अल्फा प्लस बीटा 1/2 अल्फा इंटू में बीटा, यानी क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, k प्लस 6, 1/2 अल्फा इंटू बीटा कितना है, 4k प्लस 1 प्लस 2, अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2k प्लस में 12, 4k प्लस में 2 के बराबर होगा। इसमें से इसको माइनस किया जाए तो 2k माइनस 4k 2 माइनस 12 होगा, यानी माइनस 2k क्या आ गया, माइनस 10, k क्या आएगा 5, क्या आएगा 5, ठीक है, कि कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों क्या है आपस में इक्वल है। ठीक है, तो यह जो आपका क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ -1 दिया था आपका, आप इसको सही कर लेंगे, -1 लिखा हुआ है तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, -1 तो -14 होगा ये, और हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A7।
ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, 7 होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 7। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए यानी अगर देखा जाए तो आप सभी को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर हम लोग वीडियो का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं फिर भी 45 मिनट लग गया हमें सिर्फ 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और मैं खुद ही सॉल्व करने में बैठूँ तो काफ़ी कम समय लगेगा, लेकिन अब आप सोच लो कितना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन नंबर 15 दिया है। खैर ये कुछ MCQ में कठिन क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया है कि इन द गिवन फिगर एंगल BAC बराबर 90 डिग्री एंड AD परपेंडिकुलर टू BC। देखिए यह जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपसे MCQ में पूछे जा सकते हैं, और ये समझो आपकी एक रूल है, इसको आप याद कर लें। इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, ABC और ये D है। ठीक है, हरदम जब भी हम 90 डिग्री वाले एंगल से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो यहाँ पे एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, हमसे बोला गया है कि बताओ कौन सा रिलेशन सही है, कौन सा इसमें रिलेशन है जो सही है। ठीक है, तो यह समझो आप एक प्रॉपर्टी है, एक थ्योरम है, आप इसको याद कर लेंगे। अगर आप बोलेंगे तो इसका एक्सप्लेनेशन आप सभी को बता दिया जाएगा, वरना समझो सिंपली इसको लर्न कर लो, ताकि कहीं पर अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके उसका आंसर बता पाएँ। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो क्या होगा कि देखो आप जो भी हाइपोटेनस से इस पे परपेंडिकुलर बन रहा है वो क्या है, AD है। तो इसी AD का स्क्वायर बराबर में इन दोनों साइड का मल्टीप्लाई BD इंटू में CD, हरदम इसके बराबर ही आता है। अगर आप प्रूफ देखना चाहते हो, जानना चाहते हो कैसे प्रूफ हुआ, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इन दो ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर प्रूफ कर देना है। अब कैसे सिमिलर प्रूफ होगा, तो यह एंगल 90 का है, इसका भी एंगल 90 का हो जाएगा, या अगर इसको हम थीटा मान लें तो ये हमारा 90 माइनस थीटा होगा, और ये हमारा थीटा डिग्री आ जाएगा। यानी इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC। ठीक है, आप पहले बात तो आप इसको याद कर लें कि जो भी हम परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, अगर नाम चेंज हो जाए, मान लो यहाँ पे नाम आ गया PQRNT, तो PT का स्क्वायर किसके बराबर होगा, PT इंटू में TQ के बराबर, RT इंटू में TQ के बराबर। यानी जो परपेंडिकुलर हमने 90 डिग्री वाले एंगल से हाइपोटेनस पे बनाया है उसका स्क्वायर इन दोनों सेगमेंट्स के मल्टीप्लाई के बराबर हरदम आता है। ये प्रॉपर्टी आप इसको लर्न कर लें। ठीक है, अब कैसे सिमिलर हमने प्रूफ किया है कि इसका एंगल, इस वाले का एंगल A इसके एंगल C के बराबर है, और इसका एंगल D के बराबर है 90 डिग्री। यानी ट्रायंगल, और नाम लिखा जाए तो ट्रायंगल ADB इस सिमिलर ट्रायंगल CDB और CDA। ठीक है, यानी AD अपॉन में CD का रेशियो BD अपॉन में DA के रेशियो के बराबर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, AD स्क्वायर बराबर क्या आ गया, BD इंटू में CD। AD स्क्वायर बराबर क्या आ गया, BD इंटू में CD आ गया। ठीक है, देन जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें हमसे बोला गया है कि, अब देखो थोड़ा सा यहाँ से इजी क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखिए सीधा क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ऑप्शन दिया है 0.01, 3%, 16/17 और डी दिया है 17/16। तो हमसे सिंपली बोला गया है कौन सा ऐसा नंबर इसमें है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे जाएं तो आप पूरे ऑप्शन में चेक करो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है या फिर माइनस में नेगेटिव है, 0 के बराबर है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 1 से बड़ा है। तो आप देखेंगे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 0.001, ऑप्शन बी दिया है 3%, ऑप्शन सी दिया है 16/17 एंड ऑप्शन डी दिया है 17/16। तो जो ऑप्शन डी दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी क्या है, 1 से बड़ा है। और प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज़्यादा नहीं होती है, कोई भी चीज़ कभी 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो हमें देखना है कौन 1 से बड़ा आ रहा है। जो 1 से बड़ा है वही हमारा प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता है, पॉसिबल ऐसा नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें बोला है एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू। बोला है कि बहुत अनलाइकली हैपन के लिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो सबसे कम वाला है 0.00 क्या दिया है 0.0001 ऑप्शन ए में,
ऑप्शन बी में हमें दिया है 0.001, ऑप्शन सी हमें दिया है 0.01 एंड ऑप्शन डी हमें दिया है 0.1। तो बोला है कि बहुत कम चांस है उसके हैपन होने का। क्या बोला है? सिंपली एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू। तो जो सबसे छोटा है ऑप्शन नंबर ए 17 का, ठीक है, क्या होगा? 0.001। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 18। इसमें हमें दिया है कि इन द गिवन फिगर पी क्यू इज टेंजेंट टू द सर्किल। देखो सेम अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 11 और 18 समझ लो आप, एकदम सेम ही क्वेश्चन है, दोनों का आंसर भी सेम आएगा, बस एक में इसमें 100 आया था, उसमें 50 आएगा, क्योंकि यहाँ 100 दिया है, यहाँ हमको ये पता है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो पी क्यू हमारा टेंजेंट दिया है, जहाँ पे एंगल ए भी दिया है 100 डिग्री का, हमसे ए बी पी एंगल पूछा गया है, फाइंड एंगल ए बी पी, ठीक है। समझ लो इसको कैसे करेंगे हम लोग एक बार। यहाँ आपको ये वाला लाइन दिया है, ये हमें दिया है ए बी, ये सेंटर पे एंगल बनाया कितने का? 100 डिग्री का, ठीक है। हमें ए बी दिया है, ये आपका पी है, ये क्यू है। हमसे पूछा ये वाला एंगल कितने का फॉर्म होगा। तो मैंने आप सभी को बताया था कि कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है, कॉर्ड द्वारा सरकमफ्रेंस पे बने हुए एंगल के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर ए बी कॉर्ड सरकमफ्रेंस पे एंगल सी बना रहा है, तो यह सेंटर पे बने हुए एंगल के हाफ होगा, यानी 50 डिग्री का होगा। जब ये 50 हुआ तभी कितने का हो जाएगा? 50 डिग्री। इसको बोलते हैं एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए आपका सही ऑप्शन होगा, 50 डिग्री। कितना होगा? 50 डिग्री। अब यहाँ पे हमसे दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में असर्शन और रीजन का दिया है, हमें क्या बोला है? इफ ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर्स, देन ए क्यू एंड बी क्यू विल बी को प्राइम नंबर्स, ठीक है। हमसे बोला गया है कि असर्शन दिया है कि ए और बी क्या है? दो को प्राइम नंबर हैं, तो हमसे बताना है कि ए क्यू और बी क्यू क्या है? भी को प्राइम नंबर्स होंगे। और देन रीजन दिया है कि टू नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम नंबर्स, देन देयर क्यूब्स आर आल्सो को प्राइम नंबर। हमें बताया कि दो नेचुरल नंबर हैं वो को प्राइम है, तो उनके क्यूब्स भी क्या होंगे? को प्राइम होंगे। तो इसका एक बार आप लोग आंसर अपने दिमाग में सोच के बताएं। असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं? अगर हम ए बताते हैं तो ऑप्शन ए का मतलब क्या है कि दोनों क्या है? दोनों असर्शन और रीजन दोनों क्या आपस में ट्रू है, और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन बी अगर हम टिक करेंगे तो ए और बी दोनों ट्रू तो हैं, लेकिन जो असर्शन रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। और सी बोलेंगे तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, और डी बोलेंगे तो असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। तो इसका आंसर आप लोग एक बार खुद ही बताएं, देन हम लोग इसका आंसर आगे देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे रीजन दोबारा एक बार हम लोग पढ़े। रीजन क्या दिया है? टू नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम नंबर्स, देन देयर क्यूब्स आर आल्सो को प्राइम नंबर, ठीक है। यहाँ में बोला गया है कि अगर ए और बी दो नेचुरल नंबर्स हैं, रीजन असर्शन ने बोला है को प्राइम नंबर्स हैं, तो इनके क्यूब भी क्या होंगे? को प्राइम होंगे। बिल्कुल सही बोला है। चाहे तो आप एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं, 4 और 5 को लिया जाए, दोनों क्या है? आपस में को प्राइम्स हैं। 4 का क्यूब 64 और 125, इसका क्यूब 125, दोनों क्या है? खुद भी आपस में को प्राइम नंबर्स है, ठीक है। इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। को प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे दो नेचुरल नंबर्स जिनके बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो एक्सेप्ट 1, तो उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। तो ये दोनों क्या है? ए भी को प्राइम्स थे, ए भी को प्राइम है। लेकिन रीजन में क्या बोला जा रहा है कि टू नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, दो नेचुरल नंबर हरदम को प्राइम नंबर नहीं होते हैं, ऐसा फिक्स नहीं है। बहुत सारे आपको नंबर ऐसे देखने को मिलेंगे, जैसे 6 और 4 को बोल दिया जाए, क्या ये को प्राइम नंबर्स हैं? नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हम कोई भी दो नेचुरल नंबर हरदम को प्राइम नहीं होते हैं। यानी असर्शन तो आपका ट्रू था, रीजन फॉल्स था, यानी इसका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। देन हम लोग आपके इस सिंपल पेपर का जो आखिरी प्रीवियस आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है। तो कोऑर्डिनेट्स पी ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। हमें बोला है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -2, 0 एंड 6, 0। सिंपल सा इसका ग्राफ ड्रा करके कर लो, सबसे इजी क्वेश्चन बनेगा ये आपका। -2, 0 यहाँ पे है, 2, 0 आपका पॉइंट यहाँ पे है, और 6, 0 पॉइंट आपका यहाँ पे है। तो हमें असर्शन में बोला गया है कि जो पॉइंट P है वो हरदम पॉइंट A और पॉइंट B से इक्वी डिस्टेंस पे होगा,
और रीजन ने क्या बोला है कि जो P है तुम्हारा 2,0 वो क्या है, मिड पॉइंट है दोनों पॉइंट्स का, पॉइंट A एंड B का। तो हम चेक कर लें। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ -1,0 होता है, -1 होता है, यहाँ पे 1 होता है, तो कितना गैप है 1 2 3 एंड 4 का। इधर क्या होता है 3 4 एंड 5 होता है, तो 1 2 3 एंड 4। तो अब देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस इधर है 4 यूनिट का, अब 4 ही यूनिट का डिस्टेंस इधर है और 100% P क्या है, मिड पॉइंट है। तो बोथ आर करेक्ट, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग अभी फिलहाल 20 क्वेश्चंस के एमसीक्यू क्वेश्चन के इस सैंपल पेपर के सॉल्यूशन को हमने डिस्कस किया है। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। देन हम लोग आगे अब स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी, और फिलहाल सेक्शन बी के हम लोग इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो के आपको सेक्शन बी सी के सॉल्यूशन डिस्कस किए जाएंगे और कोशिश किया जाए कि वह जो सेशन होगा उसमें कंप्लीट इसका आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाए, या हो सकता है कि अभी कंबाइंड वीडियो ही आपको मिल जाए पूरा इस सैंपल पेपर के सॉल्यूशन का। देन सेक्शन बी है, इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, पांचों क्वेश्चन कितने नंबर के हैं, 2 नंबर के हैं। ठीक है, तो हमें बोला इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल दिस इज 7 टाइम्स द अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें बोला गया कि हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है और बताया गया कि जो इसका एक जीरो है 7 टाइम्स द अदर है, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी। क्या फाइंड करनी है, के की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा जा रहा है और आपके चैप्टर 2 का है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या गिवन है, 3x² - 8x प्लस में 2k + 1। ठीक है, क्या बोला है, अगर इसका हम एक रूट अल्फा मान लें, दूसरा क्या होगा 7 अल्फा होगा, क्योंकि हमें बोला है 7 टाइम्स द अदर। क्या बोला है 7 टाइम्स द अदर। तो हमें एक रूल पढ़ाया गया कि कभी भी कोई भी आपको अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया जा रहा है तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a के बराबर, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a के बराबर। ये हमें बताया गया है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b के बराबर -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/a। तो अगर यहाँ पे हम फाइंड करें तो अल्फा प्लस 7 अल्फा ये किसके बराबर होगा, -8/3। ये b क्या है 8 है और ये क्या है 3 है, यानी 8 अल्फा किसके बराबर हो गया 8/3, एंड 24 अल्फा किसके बराबर हो गया 8 के। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 8/24, अल्फा कितना आ गया 1/3, यानी एक रूट आपका होगा 1/3, दूसरा रूट क्या होगा 7/3। अल्फा आपका आ गया एक 1/3 और दूसरा क्या आ जाएगा 7/3। 2 रूट्स आपके मिल गए। अब हमसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो अल्फा इंटू बीटा यानी दोनों का मल्टीप्लाई करने पे अल्फा इंटू में 7 अल्फा किसके बराबर होता है c/a के। c के प्लेस पे क्या लिखा है 2k + 1 में a यानी कि 3, तो अल्फा यानी कि 1/3 और 7 अल्फा यानी 7/3 इज इक्वल टू में आ गया 2k + 1/3। ठीक है, यानी एक 3 से 3 हमारा कैंसिल होगा, 7/3 बराबर में आ गया 2k + 1, यानी 7 की वैल्यू क्या आएगी 3 टाइम्स 2k + 1, यानी 7 क्या आएगा 6k + 3। ठीक है, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या है 6k + 3 बराबर में है 7, यानी 6k क्या आ गया 7 - 3, 6k आ गया 4, k क्या आएगा 4/6, क्या आएगा आपका 2/3। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन था, जो आपका सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन था। क्या आंसर हमारा आया है पहले क्वेश्चन का, तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया आपका सिंपली 2/3। तो हमने अभी इस वीडियो में आपको सेक्शन ए और सेक्शन का कंप्लीट सॉल्यूशन और सेक्शन बी के हमने क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन आप सभी को बता दिया है। वीडियो काफ़ी लंबा होने की वजह से अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा तो आप हमें कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन नंबर सी एंड डी को सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम लोग सेक्शन नंबर बी के क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन भी इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 जो कि सेक्शन बी का है। हमें बोला है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18, तो फाइंड द एंगल्स। ये आपके क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन है 22, ये आपके चैप्टर 3 का है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। हमें क्या बोला है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स
एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हमें दो इक्वेशन फॉर्म करने हैं और दोनों को सॉल्व कर देना है। तो देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम करने पे 180 है उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो हम मान लेंगे लेट द लार्जर एंगल बी एक्स, लेट द लार्जर एंगल बी एक्स एंड स्मॉलर एंगल बी वाई, यानी x प्लस वाई करने पे 180 आएगा क्योंकि फिक्स है, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। एंड बोला है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18, यानी कि लार्जर वाले में से अगर हम स्मॉलर वाले को माइनस करें तो 18 आना चाहिए। ठीक है, अब दोनों को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, x और y की वैल्यू को सिंप्लीफाइड कर लेंगे, इसमें कुछ और करना ही नहीं है हमें। ठीक है, जब दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों क्या किया जाए? आपस में ऐड कर लिया जाए। तो x प्लस वाई आपका 180 डिग्री हो गया, x माइनस वाई आपका 18 डिग्री हो गया। दोनों को ऐड करेंगे, दोनों कैंसिल, 2x आ गया आपका 198। x की वैल्यू क्या आएगी? 198/2। तो x कितना हो जाएगा? जब इसको आप डिवाइड करेंगे 2 से तो 99, x आपका 99 होगा। एंड y कितना होगा? तो x प्लस वाई 180, x प्लस 99 180, x कितना होगा? 180 माइनस 99, x आपका आ गया -70, आपका x कितना आ गया? 81। ठीक है, सॉरी x प्लस वाई 180 दिया है ना, तो हमने x फाइंड किया था 99 प्लस में y आ गया 180, y कितना होगा? 180 माइनस 99, y होगा 81। तो अगर आपने हमारे पहले पार्ट का सॉल्यूशन आप देख लिया है तो सेकंड पार्ट का आप इंतजार करें बहुत जल्द, कल के डेट में आज या फिर जस्ट इस वीडियो के बाद सेकंड पार्ट भी आपको लाइव स्ट्रीम कर दिया जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल इन क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करें, इनका प्रैक्टिस करें। ठीक है, देन 22 में हमें एक और क्वेश्चन दिया गया है जो और के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? और। तो यहाँ पे हमें दिया है कि इन द गिवन फिगर, आपको फिगर दिख रहा होगा, एंगल ए बराबर 90, एंगल बी बराबर 90, ओ बी दिया हमें 4.5, ओ ए दिया है 6, पी ए दिया है 4, हमसे पूछा फाइंड क्यू बी। ठीक है, तो ये आपके सिमिलरिटी चैप्टर का क्वेश्चन है और इसको आप लोग काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरिटी का क्वेश्चन है आपका। देखिए सेक्शन बी में हमारा स्पीड क्या हुआ? अचानक से बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन है, इनको हमें एक्सप्लेन कम करना है, सीधा समझाना है, सॉल्व ही करना है। तो सॉल्व करना ही क्या है आपका? एक्सप्लेनेशन हो जा रहा है। तो ए पी ओ बी एंड क्यू, ये क्वेश्चन दिया है, एंगल ए 90 का है, बी भी 90 का है। ठीक है, ये 4 का है, ये 6 का है। तो अगर मेरा आप सभी को यही सजेशन रहेगा कि आप सैम्पल पेपर का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके पास उस सवाल की बुक नहीं है तो इस सैम्पल पेपर का आप फोटोकॉपी करा लें और फोटोकॉपी को लेके अपने पास आप इस वीडियो का सॉल्यूशन देखें, ताकि जो भी क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है तुरंत आपको क्वेश्चन पढ़ लें, आप समझ में आपको क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन भी आप देख के अच्छे से समझ पाएँ। तो ये आपके सिमिलरिटी बुक का क्वेश्चन है। तो पहले हमें इन दो ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर प्रूफ करना होगा। तो इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOQ, एंगल A बराबर एंगल B के है इच 90 डिग्री, एंगल A बराबर एंगल B इच 90 डिग्री। एंड हम सिंपली कह सकते हैं ये वाला एंगल हमारा इसके बराबर होगा, एंगल AOP बराबर होगा एंगल BOQ के वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, उस पर्टिकुलर चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रायंगल AOP सिमिलर हो गया ट्रायंगल BOQ के बाई एंगल AA। जब ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है, यानी हम लिख पाएंगे AO अपॉन BO का रेशियो AP अपॉन BQ के बराबर होगा। तो AO हमें कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर, BO दिया है 4.5 एंड AP हमें दिया था 4, BQ हमें फाइंड करना है। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 इंटू BQ बराबर 4 इंटू में 4.5, यानी BQ क्या आएगा? 18/6, BQ आपका आ गया 3 सेंटीमीटर। तो हमने इस वीडियो में आपको सेक्शन A एंड सेक्शन B के 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस किया है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है कि आपके प्री बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में, आपके बोर्ड एग्जाम्स के प्रिपरेशन में आपका हेल्प कर रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और द नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी जो सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।